हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल हरदोई रश्मि व्लॉग पर। तो आप सभी देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 112। इससे पहले इस कहानी के 111 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सबने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की कहानी। अब तक आप सबने पढ़ा था। शुभ बोलता है कि ओए डरा मत, समझ आई बात, तुझे पकड़ता हूँ, समझा तू। उसने भी दिशा के दुपट्टे को ले लिया और फिर निहाल भी उस दुपट्टे को पकड़ लेता है और फिर धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ आ जाता है। ऊपर आने के बाद निहाल ने भी गहरी सांस ली और फिर दिशा की तरफ देखकर अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बहुत ही प्यार से कहा कि मैं निहाल। दिशा अभी कुछ भी रिएक्ट करती उससे पहले ही शुभ भी आगे आकर निहाल का हाथ नीचे कर देता है और बोलता है कि हाँ, इसकी ना एक गर्लफ्रेंड है जिससे वो बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और ये उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वो भी इससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। इतना आप सभी देख चुके थे, तो आप देखते हैं आगे इस कहानी में क्या होता है। निहाल ने भी शुभ की तरफ घूरकर देखा और बोला कि उसने पूछा कि मेरी गर्लफ्रेंड है या फिर नहीं, तो शुभ बोलता है कि लेकिन मैं बता देता हूँ ना अभी से ही, धीरे धीरे जब इसकी हमसे दोस्ती होगी ना तब भी तो बताना पड़ेगा ना, तो फिर अभी ही बता देता हूँ कि तेरी गर्लफ्रेंड है पहले से। क्यों दिशा, ठीक कह रहा हूँ ना मैं। दिशा को तो समझ ही नहीं आया कि ये शुभ बोल क्या रहा है। दोनों ही भाई आपस में ही बोल लेते थे, आपस में ही जवाब भी दे देते थे और आपस में ही सवाल कर रहे थे। दोनों ही एक दूसरे से खुसुर फुसुर कर रहे थे। निहाल बोलता है कि अच्छा चलो दिशा, कमरे में बैठकर बातें करती है। शुभ का ध्यान तो अब अपनी जेब पर गया जिसमें फोन बार बार वाइब्रेट हो रहा था। शुभ ने भी अपना फोन निकाला और बोलता है कि यार ये किसका फोन है। दिशा ने भी फोन झटके से शुभ के हाथों से लिया और फिर लेकर कहा कि मेरा फोन है और किसका। शुभ ने फिर से दिशा के हाथ से फोन लेकर कहा कि लेकिन इस पर कॉल तो नील भाई की आ रही है ना, तो फिर ये तुम्हारे पास कॉल क्यों कर रहे हैं। इतना कहकर फ़ोन रिसीव कर लेता है और फिर अपने कान पर लगाकर बोलता है कि हाँ भाई, पहुंच गए हैं हम दोनों यहाँ पर। अब आप ना बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हम सब कुछ संभाल लेंगे, ओके। तो नील बोलता है कि संभालो या मत संभालो, इस लड़की को बस थोड़ा सा भी स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। समझ ले कि तेरा भाई अगर जिंदा है तो बस इस लड़की की वजह से ही जिंदा है, तो ये अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये लड़की खुश रहे। समझ गए ना तुम लोग। और क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, तो शुभ बोलता है कि हाँ हाँ भाई, टेंशन मत लो आप। इतना कहकर वो भी फ़ोन को कट कर देता है और अपनी जेब में रखने ही वाला था कि तभी दिशा बोलती है कि ये मेरा फ़ोन है। तो शुभ ने भी अब फ़ोन की तरफ देखा और फिर जो कि बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशन में था, उस फ़ोन की तरफ देखकर वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है। देख कर ही ये पता चल रहा था कि एंड्रॉयड फ़ोन जब लॉन्च हुए होंगे तब का फ़ोन है ये। शुभ बोलता है कि कुछ ज़्यादा ही पुराना फ़ोन नहीं है तुम्हारा। तो दिशा ने कहा कि नहीं नहीं, बस 15 साल पुराना ही है, ज़्यादा पुराना नहीं है। मतलब मेरे पास तो 3 साल से ही है ये। तो वो कुछ बोलता उससे पहले ही निहाल ने उसे आंखें दिखाई और फिर कमरे की तरफ चलने के लिए इशारा किया। तो शुभ भी निहाल के इशारे को समझ गया और फिर शुभ बोलता है कि हाँ हाँ चलो अब अंदर चलते हैं और अंदर बैठकर बात करते हैं। दिशा आगे आगे चलने लगती है और शुभ पीछे पीछे चलने लगा और तभी निहाल ने भी शुभ की बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाया और बोलता है कि अबे भाई ने बताया था ना कि फाइनेंशियली कंडीशन खराब है दिशा के, और उसके बाद भी तू उसके फ़ोन में कमी निकाल रहा था, तो उसके फ़ोन में इतने ज़्यादा लेक्चर क्यों दे रहा था, बता मुझे, पागल तो नहीं हो गया है तू। शुभ ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और बोलता है कि हाँ हाँ यार, मुझे भी ऐसा लगता है कि शायद मैं पागल हो गया हूँ, इसीलिए मुझसे ना कोई भी लड़की नहीं पटती है। तो प्लीज़ यार मुझे ना इसे पटाने में थोड़ी सी मदद करेगा ना तू, प्लीज़, तू तो मेरा भाई है ना। निहाल बोलता है कि गोबर भरा है क्या तेरे दिमाग में, बिल्कुल पागल है तू। मुझसे अपनी तो पट नहीं रही है, तेरी पटवाऊंगा क्या मैं। वो सब कुछ छोड़, पहले देखते हैं कि इसकी प्रॉब्लम क्या है। चल अंदर चल, उसके बाद सोचेंगे कि क्या करना है। शुभ ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर दोनों ही दिशा के कमरे के अंदर आ गए। दोनों की नज़र सबसे पहले बेड पर गई जहाँ पर स्टूल रखा हुआ था और फिर पंखे पर फंदा लटका हुआ था। दोनों ने ही इस फंदे को देखा, एकदम से हैरान हो गए और फिर उन्हें थोड़ा सा दुख भी हुआ था। आज अगर नील दिशा को कॉल बैक नहीं करता तो शायद दिशा सच में मर जाती और इस दुनिया को अलविदा कर देती। दिशा ने भी बेड पर चढ़कर, स्टूल पर चढ़कर पहले फंदे को निकालने लगती है। तभी दोनों ही भाई उसे ही देख रहे थे। दोनों के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था, उनके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो कह दे कि चलो हम फंदे को निकाल देते हैं, तुम रहने दो। दोनों ही अभी बहुत ही शांति से उसे देख रहे थे। कितनी अजीब सी फीलिंग्स आ रही थी उन्हें। और तभी दिशा का पैर फिसलने को होता है तो शुभ की आंखें तो हैरानी से बड़ी हो गई। वो भी जल्दी से तेज कदमों से दिशा की तरफ एकदम से लपका। तो दिशा भी गिरी नहीं थी, बल्कि उसने पंखे को पकड़कर अपना बैलेंस बना लिया था। शुभ भी मन ही मन बोलता है कि अरे यार गिर जा ना, गिर जा प्लीज प्लीज
गिर जाना, मैं बचा लूँगा तुझे, गिर जाना प्लीज़ एक बार गिर जा, मैंने टीवी में देखा है ऐसे ही सेटिंग होती है सबकी। प्लीज़ दिशा गिर जाना मेरे ऊपर, प्लीज़ एक बार गिर जा, मैं तुझे बचा लूँगा। शुभ मन ही मन भगवान से प्रेयर कर रहा था कि तभी दिशा एकदम से गिर जाए और वो उसे पकड़ ले तो कुछ रोमांटिक मोमेंट भी क्रिएट हो जाए उन दोनों के बीच में। अगर लगता है भगवान उसकी सुन भी लेते हैं। अगले ही पल दिशा का सच में पैर फिसल गया और वो सीधा गिरने को हुई, लेकिन वो अभी गिर जाती उससे पहले ही शुभ ने उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया था और फिर बहुत ही प्यार से भगवान को थैंक यू बोलने लगता है मन ही मन। लेकिन शुभ भी अपना बैलेंस फिर बना नहीं पाया, जिस वजह से दिशा सीधा शुभ के ऊपर जाकर गिर पड़ती है और शुभ शुभ भी जाकर जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ता है। शुभ की कमर में बहुत जोर से चोट लग गई थी, लेकिन दिशा के सामने चिल्लाकर वो अपना पोपट बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो हल्के से मुस्कुरा देता है। तो वहीं निहाल ने भी ये सब कुछ देखा तो वो जल्दी से आगे आया और फिर उसने सबसे पहले दिशा की बाजू पकड़कर उसे उठा लिया। शुभ ने भी निहाल की तरफ घूर कर देखा, उसका मन तो अभी ऐसा हुआ था कि अभी के अभी अपने भाई का मुंह तोड़ दे या फिर उसे कुएं में ढकेल दे। अभी तो उसने दिशा को अपने ऊपर लेटे हुए महसूस भी नहीं किया था कि तभी उसके भाई ने एकदम से भांजी मार दी थी उसकी। तो निहाल ने भी दिशा की तरफ देखकर बहुत ही प्यार से और फिक्र से पूछा कि लगी तो नहीं तुम्हें। दिशा ने भी ना में अपनी गर्दन हिला दी, लेकिन शुभ जिसे सच में बहुत तेज चोट लग गई थी उसे तो किसी ने भी नहीं पूछा था कि उसे चोट लगी या फिर नहीं। वो जैसे तैसे खुद ही उठता है और फिर उसे के उठने का तरीका ही बता रहा था कि उसे इस वक्त कितनी ज़्यादा चोट लगी है। निहाल बोलता है कि अच्छा तुम बैठो, मैं ये फंदे को निकाल देता हूँ। इतना कहकर वो भी बेड पर चढ़ गया और फिर स्टूल पर चढ़ता है और फंदे को निकालने लगता है। शुभ निहाल की तरफ घूर घूर कर देख रहा था और फिर मन ही मन बोलता है कि आपने मेरी एक बात मानी है ना भगवान, तो एक बार और मेरी बात को मान लो प्लीज़। ये भी गिर जाए ज़मीन पर, गिर जाए गिर जाए गिर जाए, इसे कोई भी नहीं बचाएगा। लेकिन हर बार थोड़ी ना भगवान उसकी बात को मानते। भगवान भी कोई उसके दोस्त थोड़ी ना थे जो हर बार उसकी बात को मान लेते और फिर निहाल को नीचे गिरा देते। इस बार निहाल ने भी बहुत ही कोशिश करने के बाद फंदे को निकाल दिया और फिर स्टूल को भी नीचे साइड में रख दिया और फिर दिशा की तरफ देखकर थोड़ा सा गुस्से से पूछता है कि हाँ तो क्या करने जा रही थी तुम। मरना प्रॉब्लम का सलूशन नहीं होता है कभी भी, समझे तुम। दिशा बोलती है कि अरे आप नहीं जानते हो मुझ पर क्या बीत रही थी उस वक्त। निहाल बोलता है कि तो फिर बताओ ना कि क्या बीत रही थी तुम पर, हम भी तो जाने कि आखिर क्या हो गया है तुम्हारे साथ। दिशा की आंखों में एकदम से आंसू आ गए, हालांकि दो इंसान उसके कमरे में मौजूद थे जिससे वो बिल्कुल भी नहीं डर रही थी। उसे दोनों के साथ बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट भी फील हो रहा था। ऐसा नहीं था कि वो दोनों ही कुछ ऐसा कर रहे थे जिस वजह से उसे कंफर्ट फील हो रहा था। जैसे भी थे वैसे ही दिशा के सामने दोनों ही आकर खड़े हो गए थे। तो वहीं शुभ भी कमर को रब करता हुआ बेड पर बैठ गया था और बोलता है कि अरे बताओ ना क्या बात है तुम्हारे साथ, कितनी देर से पूछ रहे हैं हम लोग। तो दिशा ने भी दरवाजे की तरफ देखा जो कि अभी हल्का सा खुला हुआ था। दिशा सबसे पहले जल्दी से दरवाजे के पास गई और उसने दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया और फिर बोलती है कि आप लोग किसी को भी कुछ बताओगे तो नहीं। यह सुनकर दोनों ही भाइयों ने अपनी हथेली जोर से अपने माथे पर मार ली। अगले ही पल दिशा को भी महसूस हुआ कि वो एकदम से हड़बड़ी में क्या ही बोल रही थी। उसके होठों के कोने भी एकदम से मुड़ गए थे, लेकिन अगले ही पल वो भी नम आंखों से उन दोनों की तरफ देखकर बोलती है कि मुझे नहीं पता है कि मैं क्या कह रही हूँ और क्या नहीं, दिमाग काम नहीं कर रहा है मेरा। तो निहाल ने कहा कि अरे अब हम आ गए हैं ना, तो फिर अब दिमाग भी काम करेगा और दिल भी काम करेगा, है ना शुभ। शुभ को तो एकदम से शर्म आ गई थी और फिर दिशा को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर निहाल बोल क्या रहा है। निहाल दिशा के पास गया और फिर उसकी बाजू को पकड़कर उसे लेकर उस स्टूल के पास आ गया जो कि अभी उसने बेड पर नीचे रखा हुआ था। निहाल ने भी उसे स्टूल पर बैठाया और फिर खुद बेड से टेक लगाकर जमीन पर बैठ गया और फिर बोलता है कि हाँ तो अब बताओ कि क्या हुआ था और तुम क्यों इतना ज़्यादा रो रही थी। दिशा भी स्टूल से उठती है और फिर वो भी दीवार से टेक लगाकर बैठ गई थी। उसका मन इस वक्त बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा था। वो भी स्टूल पर बैठकर कंफर्ट फील नहीं कर रही थी, इसीलिए वो भी जमीन पर नीचे ही बैठ जाती है। शुभ भी बेड से उठा और फिर दिशा के बिल्कुल बराबर में बैठते हुए बोलता है कि अरे बताओ ना कि क्या हुआ था। दिशा ने भी शुभ की तरफ घूर कर देखा और फिर से रोते रोते जो कि अभी उस पर बीत रही थी वो सारी बातें उसने उन दोनों को ही बता दिया था। प्रोफेसर का थप्पड़ मारने से लेकर सपना तक की सब कुछ उसने उन दोनों ही भाइयों को बता दिया था और फिर दिशा फिर से जोर जोर से रोने लगती है।
निहाल और शुभ दोनों ही एक दूसरे की तरफ हैरानी से देख रहे थे। दोनों को ही दिशा की हालत पर बहुत ज्यादा तरस आ रहा था। शुभ ने भी दिशा का सिर धीरे से पकड़ा और फिर अपने कंधे पर रख लिया और फिर उसके बालों को हल्का हल्का सा चूम लिया। दिशा को भी पता नहीं चला कि आखिर शुभ ने उसके बालों को चूमा है या फिर क्या किया है। शुभ भी बहुत ही प्यार से और फिक्र से बोलता है कि अच्छा तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम दोनों आ गए हैं ना यहाँ पर, अब तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और तभी निहाल का फ़ोन रिंग करने लगता है। निहाल ने भी अपना फ़ोन चेक किया तो बोलता है कि डिलीवरी आ गई है। दिशा ने बहुत ही ज़्यादा हैरानी से निहाल की तरफ देखा कि आखिर ये बोल क्या रहा है। तो निहाल बोलता है कि वो हम दोनों ही खाना खाकर नहीं आए थे ना, इसीलिए हमने यहाँ पर खाना मंगवाया है, साथ में ही बैठकर खा लेंगे, साथ में मिलकर खाना खाएंगे ना तो फिर भूख भी मर जाएगी, है ना। तो दिशा बोलती है कि मन नहीं है मेरा खाना खाने का। शुभ ने कहा कि देखो, मन हो या फिर ना हो, खाना तो तुम्हें अब खाना पड़ेगा। कल तुम्हें लड़ना भी तो है ना सबसे। और हाँ, एक और बात, जिसने तुम्हें हाथ लगाया है ना उसकी हमें शक्ल दिखा देना बस, फिर देखना कैसे हम दोनों ही भाई उसे उठा उठा कर पटक पटक कर मारते हैं। और तुम्हें बहुत ज़्यादा मज़ा भी आएगा, है ना निहाल। तो दिशा के होठों के कोने तो फिर से हल्के से मुड़ गए थे और उसे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। दिशा बोलती है कि अगर पुलिस केस हो गया तो। शुभ बोलता है कि अरे मेरे भाई को जानती नहीं हो क्या तुम। दिशा बोलती है कि नील आपके भाई हैं। तो शुभ ने भी मुस्कुराते हुए हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि नहीं नहीं, भाई नहीं है वो, मेरा मतलब है मुझे वो भाई मानते हैं, मैं उनके नौकर का बेटा हूँ। निहाल भी शुभ की तरफ देख रहा था। वो इस वक्त थोड़ा सा हैरानी से उसी की तरफ देख रहा था। शुभ ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर बोला कि तू जाना डिलीवरी लेकर आ। निहाल भी कमरे से बाहर चला गया और फिर दिशा भी इतनी ज़्यादा परेशान थी कि उसने भी ज़्यादा पूछताछ नहीं की और फिर उसे सच में लगा था कि ये नील के नौकर का बेटा है। उसके मन में नील को लेकर और भी ज़्यादा इज्जत बढ़ गई थी कि कितना अच्छा इंसान है कि अपने नौकर के बेटे को भी भाई बोलता है। इस वक्त दिशा भी बहुत ही अच्छा फील कर रही थी और अब उसे भी लगने लगा था कि शायद अब इस केस से वो बच जाएगी। निहाल ने भी पिज्ज़ा का बॉक्स ओपन किया और फिर शुभ ने भी कोल्ड ड्रिंक गिलास में डाली। उसने एक कोल्ड ड्रिंक का गिलास दिशा की ओर बढ़ाया तो दिशा ने ना में अपनी गर्दन हिला दी और बोली कि नहीं, मुझे नहीं खाना है। उसका सच में कुछ भी खाने पीने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। उसे तो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा टेंशन थी। निहाल बोलता है कि देखो, अगर तुमने खाना नहीं खाया ना तो फिर भाई हमारी बैंड बजा देंगे, प्लीज़ खा लो ना प्लीज़। शुभ ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि हाँ, तुम नहीं खाओगी तो फिर हम दोनों भाई भी नहीं खाएंगे, हमें भी भूख नहीं है। हमें ज़्यादा भूख लगी थी बहुत तेज, इसीलिए यहाँ पर मंगा लिया। तो दिशा ने भी कोल्ड ड्रिंक का गिलास पकड़ लिया और फिर पहली बार उसके कमरे में 2 लड़के आए थे, जिससे वो बिल्कुल भी डर भी नहीं रही थी, बल्कि उनके साथ वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रही थी। कहीं से भी उसे शुभ और निहाल ऐसे लड़के नहीं लग रहे थे जो उसके साथ बदतमीजी करते या फिर उसकी सिचुएशन का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते। वो तो उसके साथ बहुत ही अच्छे फ्रेंड होकर बातें कर रहे थे। दिशा ने भी ज़्यादा दुनियादारी नहीं देखी थी, लेकिन जितनी भी दुनिया देखी थी उसके हिसाब से वो शुभ और निहाल पर बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट कर सकती थी आंख बंद करके। तभी निहाल ने भी पिज्ज़ा का एक स्लाइस लिया और फिर दिशा की ओर बहुत ही प्यार से बढ़ाते हुए कहा कि अब अच्छे से खाओ इसे, बढ़िया से खाओ और पेट भर के खाओ। और हाँ, कल देखना हम दोनों ही भाई कैसे उन सब की बैंड बजाते हैं जिन जिन लोगों ने तुम्हें परेशान किया है। तो दिशा की आंखों में तो एक बार फिर से पानी आ गया था और उसे इस वक्त बहुत ज़्यादा बुरा भी लग रहा था। क्या कुछ नहीं झेला था उसने। उसने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर पिज़्ज़ा का स्लाइस पकड़ लिया। मुश्किल से उसने 2-3 स्लाइस खा पाई थी और फिर गले से कुछ उतर ही नहीं रहा था उसके। शायद अभी वो इन दोनों ही राक्षसों की शक्तियों से बिल्कुल अनजान थी। दोनों ही शैतान कितने ज़्यादा खतरनाक है उसे नहीं पता था, लेकिन कल से उसे ये दोनों ही राक्षस अपनी शक्तियों का परिचय भी दे देंगे। खाना खाने के बाद निहाल बोलता है कि दिशा, अब तुम आराम से सो जाओ। दिशा बहुत ही ज़्यादा हैरानी से निहाल की तरफ देख रही थी। तो शुभ ने भी अपनी जेब में से एक टैबलेट निकाली और फिर दिशा के हाथ में रखते हुए कहा कि लो, इसे खाओ और आराम से सो जाओ। तो दिशा ने बहुत ही हैरानी से शुभ की तरफ देखा। तो शुभ बोलता है कि अरे यार, फिक्र मत करो तुम, हम कुछ भी नहीं करेंगे तुम्हारे साथ, इसे खाओ, सिर दर्द की टेबलेट है ये, चाहे तो इसे सर्च कर लो गूगल पे।
दिशा ने भी उस टेबलेट को मुंह में रख लिया और फिर निहाल ने उसे पानी का गिलास दिया। उसने वो टेबलेट आराम से खा ली और फिर उसे भी नींद आ रही थी बहुत तेज। निहाल बोलता है कि चलो अब जाकर बेड पर आराम से लेट जाओ और सो जाओ। नहीं सोना है तो कोई बात नहीं, लेकिन लेट तो जाओ ना, तुम थोड़ी देर आराम कर लोगी तो बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। दिशा भी उठी और फिर बेड पर जाकर लेट गई थी और सिंगल बेड था, इसीलिए निहाल उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर देता है और फिर खुद इधर उधर नजरें दौड़ाने लगता है। उसे भी एक चटाई मिल गई थी, उसने भी वो चटाई बिछाई और फिर आराम से उस पे लेट गया। सुबह बहुत ही हैरानी से एक बार दिशा की तरफ देखता और फिर एक बार निहाल की तरफ देखा और फिर जाकर निहाल के पास चटाई पे ही लेट गया था। दिशा भी करवट लेकर शुभ और निहाल की तरफ देखती रहती है और फिर धीरे धीरे उसकी आंखें भी बंद हो गई थी और वो भी गहरी नींद में चली गई। उसके सोने के बाद शुभ बोलता है कि वो सो गई है। निहाल ने कहा कि हाँ, सिर दर्द की टैबलेट नहीं थी, नींद की टैबलेट थी वो। उसे आराम की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि सच में वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में है यार। वो मेंटली और फिजिकली दोनों ही तरीके से बहुत ज़्यादा थक गई है। कल उठेगी तो काफ़ी हद तक उसे रिलैक्स फील होगा। तू भी ना आराम से सो जा। इतना कहकर निहाल ने भी अपनी आंखें बंद कर ली और फिर सोने लगा। शुभ ने भी अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन वो बोलता है कि यार, दुनिया में कितने बुरे लोग हैं, है ना। इस जरा सी लड़की पर किसी को भी तरस नहीं आया, कितना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया और कितना ज़्यादा बेचारी को परेशान कर दिया। निहाल बोलता है कि दुनिया में बहुत ही ज़्यादा मतलबी लोग हैं यार। वो बस अपना ही फ़ायदा देखते हैं, उससे किसी का भी नुकसान हो या फिर कोई मर जाए, किसी के दिल पर क्या ही बीत रही होगी, किसी को भी कोई मतलब नहीं होता है। सब बहुत ही ज़्यादा लालची और मतलबी हैं इस दुनिया में। उन्हें तो बस अपना ही फ़ायदा चाहिए होता है। वो अपने फ़ायदे के लिए बहुत ही ज़्यादा नीचे गिर सकते हैं। प्रोफ़ेसर को ही देख लो तुम। कहने के लिए वो इतना बड़ा प्रोफ़ेसर है, स्टूडेंट को सही राह दिखाता है, लेकिन देखो कैसे उसने दिशा की मजबूरी का फ़ायदा उठाने की कोशिश की है। इस प्रोफ़ेसर को तो सच कहता हूँ, छोड़ूंगा नहीं मैं। शुभ बोलता है कि कोई बात नहीं, कल हम उसका फ़ायदा उठाएंगे। साले को इतना ज़्यादा मारेंगे, इतना मारेंगे कि आज के बाद किसी का भी फ़ायदा उठाने की कोशिश भी नहीं करेगा और ना ही कभी सपने में सोचेगा। इसकी तो टांगे मैं खुद ही तोड़ूंगा। दोनों ही आपस में बातें करते करते आराम से चटाई पर ही सो गए थे। इसी के साथ यहाँ पर रात खत्म हो जाती है और अगली सुबह होती है। दिशा का फोन रिंग कर रहा था। दिशा ने रात को टेबलेट ले ली थी, जिस वजह से उसकी आंखें नहीं खुल रही थी, लेकिन अब बार बार फोन रिंग कर रहा था तो उसने भी धीरे से अपनी आंखों को खोलकर देखा तो उसका फोन वहीं पर उसके सिरहाने पर रखा हुआ था और तेज तेज बज रहा था। उसने भी अब अपने फ़ोन को उठाकर देखा तो सुबह के 10 बजे का समय हो रहा था और ये देखकर तो दिशा भी झटके से बेड पर उठकर बैठ जाती है। उसने आसपास नज़रें दौड़ाई तो वहाँ पर कोई भी नहीं मिला था उसे। उसे लग भी नहीं रहा था कि कल रात शुभ और निहाल उसके कमरे में आए थे। इस वक्त वो फिर से थोड़ा सा टेंशन में हो गई थी, क्योंकि उसे फिर से वो सारी चीज़ें याद आने लगी थी। पूरा कमरा साफ भी था। शुभ निहाल सुबह जल्दी उठते हैं और दोनों ने ही दिशा का कमरा बहुत ही अच्छे से साफ कर दिया था। देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि दिशा के साथ कुछ भी गलत हुआ होगा या फिर वो इतना ज़्यादा परेशान थी और उसका पूरा कमरा बिखरा हुआ था। दिशा बहुत ही हैरानी से उस कमरे की तरफ देख रही थी और इतने में ही फिर से दिशा का फ़ोन की घंटी एकदम से बजती है। दिशा ने भी जल्दी से अपने फ़ोन को रिसीव किया तो सामने से शुभ की आवाज़ आती है, अब जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ, आज बदला लेने की पहली किस्त है ना। दिशा बोलती है कि आप दोनों चले गए क्या? तो शुभ बोलता है कि यार, ऐसे कैसे चले जाएंगे तुम्हें अकेला छोड़कर, खिड़की के नीचे देखो, यहीं पर ही खड़े हैं। तो दिशा भी जल्दी से उठकर अपनी छोटी सी खिड़की के पास आ जाती है। उसने भी हल्का सा झांक कर देखा तो शुभ और निहाल दोनों ही नीचे गार्डन में खड़े हुए थे और ऊपर की तरफ उसे ही देख रहे थे। दोनों ने ही अपने हाथ उठाकर दिशा को हाय कहा तो दिशा के चेहरे पर तो बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी और फिर उसने भी खिड़की से ही हाय कहा। और ये पहली बार था कि दिशा ने किसी को अपने करीब आने दिया था और अपने इतना करीब आने दिया था कि दो लड़के उसके छोटे से कमरे में पूरी रात उसके साथ रहे थे और उसे बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम भी नहीं थी। दिशा को उनके साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। शुभ बोलता है कि बस बस अब हाथ हिलाना बंद करो और जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ। सबसे पहले प्रोफेसर से मिलेंगे और फिर उसके बाद बाकी सबसे। दिशा ने भी हाँ में अपना गर्दन हिलाया और फ़ोन कट कर दिया। थोड़ी देर के बाद दिशा भी तैयार होकर नीचे आ जाती है। उसके हाथ में उसका झोला बैग था, कॉटन का सूट पहना हुआ था। उसने चेहरे पर थोड़ी सी उम्मीद की शायद अब वो इन सारी चीज़ों से आराम से निकल जाएगी। नीचे शुभ ने भी दिशा की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर भी एक मीठी सी मुस्कुराहट आ गई थी।
दोनों ही भाई दिशा के पास आ जाते हैं और फिर निहाल बोलता है कि चलो अब चलते हैं। पहले उस प्रोफेसर की बैंड बजाते हैं और फिर बाकी सबकी बाद में। दिशा ने भी घबराते हुए कहा कि कुछ होगा तो नहीं। निहाल ने भी ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि अरे बच्ची, अब तुम हम दोनों भाइयों की छत्र छाया में हो। अब तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। हम तीनों ही नील भाई की छत्र छाया में रहे हैं। हम तीनों को भी कुछ नहीं होगा। और फिर तभी शुभ का फोन वाइब्रेट होता है। शुभ ने भी अपना फ़ोन चेक किया तो उसमें अभी प्रताप ग्रुप से रुद्र का मैसेज आया था। अरे कोई तो बताओ यार, शुभ की सच में कोई गर्लफ्रेंड है क्या? किस लड़की की मति मारी गई है या फिर किस लड़की को शुभ पर थोड़ा सा तरस आ गया है? शुभ भी ये मैसेज देखकर बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो गया था। उसने भी टाइप करते हुए कहा कि भैया थोड़ी भी शर्म नहीं है क्या आपके अंदर? खुद तो किट्टू भाभी जैसी लड़की से शादी करके आराम से बैठ गए हो और फिर मैं एक लड़की को गर्लफ्रेंड भी नहीं बना सकता हूँ क्या? आप ना बिल्कुल प्यार नहीं करते हो मुझसे। मेरा दिमाग अगर सटक गया ना तो सच कहता हूँ 100 कॉलें मारूंगा मैं। इतना कहकर उसने भी फोन को अपनी जेब में रख लिया और फिर दोनों ही भाई कॉलेज की ओर दिशा को लेकर चले गए। जब वो तीनों ही कॉलेज के गेट पर पहुंचते हैं तो वहां पर कोई सेमिनार हो रहा था। बहुत सारे स्टूडेंट्स ग्राउंड में खड़े होते हैं और प्रोफेसर जिसने भी दिशा के साथ बदतमीजी करी थी वो भी स्पीच दे रहा था। उसे देखकर दोनों ही भाइयों का खून एकदम से खौल गया था और उनकी आंखों में एकदम से गुस्सा उतर आया था। और दिशा की आंखों में भी हल्का हल्का सा पानी आ गया था क्योंकि उसे वो पल एकदम से याद आ गया था जब प्रोफेसर उसके साथ बदतमीजी कर रहा था। निहाल ने भी दिशा की बाजू पकड़ी और फिर उसे खींचकर भीड़ को हटाता हुआ प्रोफेसर के सामने पहुंच गया। दोनों ही भाई हाथ बांधकर प्रोफेसर की तरफ गुस्से से देख रहे थे और दिशा जो थोड़ा सा घबरा रही थी, उसे तो पता भी नहीं था कि अब यहाँ पर क्या होगा। प्रोफेसर को कोई सुध भी नहीं थी कि यहाँ पर ये दोनों ही इतने गुस्से से उसे क्यों घूर रहे हैं। वो तो अभी भी अपनी स्पीच देने में ही लगा हुआ था। आखिरकार निहाल ने भी शुभ को देखकर कहा कि हाँ, दिशा का ध्यान रख तू यहाँ पर। ये कहते हुए शुभ को तो मौका मिल गया था। उसने भी दिशा की बाजू पकड़कर जल्दी से उसे अपनी तरफ खींचा और फिर एक तरफ उसकी दूसरी बाजू पर अपने हाथ को लपेटकर अपने करीब कर लिया और फिर बोला कि भाई बोलकर गया है ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, तो कहीं भी मत जाना तुम। और हाँ, गलत भी मत समझना मुझे कि मैं तुम्हारे साथ कोई गलत हरकत कर रहा हूँ। दिशा हैरानी से शुभ की तरफ देख रही थी और इतने में ही उन दोनों के कानों में चट की आवाज़ आती है। शुभ ने तो अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थी। उसे पता था कि निहाल प्रोफेसर के गाल पर चांटा जड़ चुका है और फिर दिशा तो आंखें फाड़कर बस निहाल को और प्रोफेसर की तरफ ही देख रही थी। प्रोफेसर ने भी अपने गाल पर अपना हाथ रखा और फिर काफ़ी ज़्यादा गुस्से से बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? तुमने सोचा भी कैसे मुझ पर हाथ उठाने की? पता भी है तुम्हें मैं कौन हूँ? निहाल ने एक और थप्पड़ उसके गाल पर फिर से जड़ दिया और फिर बोला कि बिल्कुल ऐसे हुई मेरी हिम्मत। बहुत शौक है ना तुझे लड़कियों को अपने कैबिन में बुलाकर उनका फ़ायदा उठाने की, उनके साथ कोऑपरेट करने की। तुझे क्या लगा था कि दिशा तुझसे हेल्प मांगने आएगी और फिर तू दिशा के साथ बदतमीजी करेगा और तू किसी को भी कुछ नहीं पता चलेगा? तू इतना ज़्यादा घटिया किस्म का इंसान है, किसी को भी नहीं पता था आज तक। ये सब कुछ निशांत भी एक कोने में खड़ा होकर देख रहा था। उसे नहीं पता था कि कोई है जो दिशा को सपोर्ट कर सकता है। उन सब ने तो दिशा को ट्रैप इसीलिए किया था ताकि दिशा की कोई भी हेल्प ना कर पाए और फिर दिशा या तो उनकी बात को मान ले या फिर जेल में चली जाए या फिर खुद को ही ख़त्म कर ले। तो वहीं प्रोफेसर का गुस्सा तो एकदम से चरम सीमा पर आ गया था। उसे इस वक्त बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने भी एक नज़र वहाँ पर खड़े हुए सभी स्टूडेंट की तरफ देखा जो कि आंखें फाड़े अभी प्रोफेसर की तरफ ही देख रहे थे। निहाल ने भी माइक अपनी तरफ घुमाया और बोला कि शर्म आनी चाहिए तुम सभी स्टूडेंट्स को। तुम लोग ऐसे प्रोफेसर की स्पीच सुन रहे हो जो लड़कियों को फ़ायदा उठाता है, जो लड़कियों के साथ बदतमीज़ी करता है। मान लेता हूँ कि तुम में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जिसको भी फ़र्क पड़ता है ना, कम से कम वो तो इस बात के लिए आवाज़ उठाएं। इतना कहकर उसने भी प्रोफेसर का कॉलर काफ़ी ज़्यादा गुस्से से पकड़कर अपनी तरफ खींचा और फिर काफ़ी ज़्यादा गुस्से से बोलता है कि और हाँ, ये प्रोफेसर, इसे गुरु का दर्जा दिया जाता है ना, और फिर ये गुरु क्या कर रहा है किसी को भी नहीं पता। ये गुरु बहुत ही ज़्यादा घटिया किस्म का इंसान है जो लड़कियों को अपने कैबिन में बुलाकर उनका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। इतना बोलकर उसने भी प्रोफेसर के गाल पर एक और चांटा जड़ दिया और वहाँ पर खड़े हुए बहुत सारे प्रोफेसर बहुत ही ज़्यादा हैरानी से उसे देख रहे थे।
वो लेडी प्रोफेसर जो कि अभी दिशा पर चिल्ला रही थी, उसने भी दिशा को थप्पड़ मारा था। वो भी आगे आती है और फिर शुभ ने उसे उँगली दिखाकर काफ़ी ज़्यादा गुस्से से कहा कि ओ आंटी, साइड लेना प्लीज़, बिल्कुल साइड रहे तू। जब मेरे भाई का दिमाग घूमता है ना तो फिर सामने ये भी नहीं देखता है कि औरत है या फिर आदमी है। समझ गई ना तुम? कहीं ऐसा ना हो जाए कि 2-3 थप्पड़ आपके गाल पर भी लग जाएँ। ओके, इसीलिए साइड में ही रह जाओ। लेकिन वो भी फीमेल प्रोफेसर भी अपने आप को कुछ ज़्यादा ही एकदम से दबंग लेडी समझती थी। उसने भी शुभ की बात को इग्नोर कर दिया और फिर सीधा निहाल के पास आकर निहाल को चाँटा मारने के लिए कोशिश करने लगती है। तो निहाल ने भी उसका हाथ वहीं हवा में ही पकड़ लिया और फिर अगले ही पल उसका हाथ मरोड़ कर कमर पर लगाकर कहा कि सुनाई नहीं दिया, मेरे भाई ने अभी तुमसे क्या कहा है? लगता है तुम कुछ ज़्यादा ही अपने आप को होशियार समझती हो। इतना कहकर उसने भी उस लेडी प्रोफेसर को जोर से धक्का दे दिया और फिर वो वहीं पर स्टेज पर धड़ाम से गिर पड़ती है। उसने हैरानी से निहाल की तरफ देखा तो निहाल ने भी उसे उंगली दिखाते हुए काफ़ी ज़्यादा गुस्से से कहा कि नंबर तुम्हारा भी आएगा, लेकिन बाद में, अभी पहले इस प्रोफेसर को तो बता दूं मैं। इतना कहकर उसने भी प्रोफेसर का फिर से कॉलर पकड़ लिया और फिर सारे ही स्टूडेंट्स को दिखाते हुए कहा कि आप बताओ कि क्या करना है इसका। मैं जानता हूँ ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जिनके साथ इसने बहुत ही ज़्यादा बदतमीजी की होगी, लेकिन वो सारी लड़कियां इसीलिए चुप हैं क्योंकि उन्हें अपनी इज्जत प्यारी है और वो शायद कुछ नहीं कर सकती हैं क्योंकि उनके पास ना तो सपोर्ट है और ना ही इतनी ज़्यादा पावर। लेकिन आज तुम लड़कियों के पास मौका है इससे बदला लेने का। सोच लो तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। जिस इंसान ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की है उसे पनिश करना या फिर चुप रहकर ऐसे ही प्रोफेसर को बढ़ावा देना। वैसे तुम लोग कहीं से भी कुछ फेंक कर मारोगी ना तो फिर पता भी नहीं चलेगा कि किसने मारा है और किसने नहीं। निहाल ने भी इतना ही कहा था कि तभी एक कोल्हापुरी चप्पल प्रोफेसर के सीने पर आकर लगती है और निहाल ने भी प्रोफेसर का कॉलर छोड़ दिया था। वो भी समझ गया था कि अब वहाँ पर जितनी भी लड़कियां हैं जिनके साथ इस प्रोफेसर ने बदतमीजी करी है, जिसके साथ प्रोफेसर ने ये सारी चीज़ें गलत काम किया होगा, वो इसे अपने आप ही पनिश कर लेंगी। इसीलिए उसने उसे स्टेज पर ही छोड़ दिया। प्रोफेसर की आंखें तो हैरानी से फैल गई थी और उसकी आंखों में भी बहुत ज़्यादा पानी आ चुका था। इतने सालों की कमाई हुई झूठी इज्जत मिट्टी में जो मिल गई थी, उसे तो इस वक्त अपने ऊपर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी एक और चप्पल जाकर प्रोफेसर के गाल पर लगती है। प्रोफेसर का गाल तो अभी एकदम से लाल हो गया था और उसकी आंखों से आंसू एकदम से टपक गए थे। लेकिन ये तो होना ही था उसके साथ। वो मासूम सी लड़कियों की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उनके साथ गलत काम करता था और उन्हें हमेशा बहुत ही ज़्यादा ब्लैकमेल करता था और आज उसे उसके किए की सज़ा जो मिल रही थी वो भी सभी स्टूडेंट के सामने। प्रोफेसर ने एक नज़र निहाल की तरफ देखा तो निहाल ने भी हंसकर कहा कि मेरे पापा कहते हैं कर्म लौट कर ज़रूर आता है इंसान के पास। तुम्हारे ही कर्म है ये जिसकी वजह से तुम यहाँ पर सबके सामने ऐसे बेइज्जत हो रहे हो, समझे तुम? तुमने लड़कियों के साथ बाप बनकर बिहेव किया होता तो शायद आज ये तुम्हारे साथ ये सब कुछ ना कर रही होती, तुम्हारे पैर छू रही होती। तुम्हें क्या लगा था प्रोफेसर कि तुम लड़कियों का फ़ायदा उठाओगे और फिर किसी को भी कुछ भी नहीं पता चलेगा? तुम ऐसे ही मासूम सी बच्चियों की ज़िंदगी को बर्बाद करोगे क्योंकि लड़की हैं इसीलिए अपनी इज्जत की खातिर चुप रह जाएंगी, किसी को कुछ भी नहीं बताएंगी। इतना कहकर निहाल ने भी एक जोरदार मुक्का प्रोफेसर के मुंह पर जड़ दिया और फिर प्रोफेसर का चेहरा तो एक तरफ हो गया, मुंह से हल्का हल्का सा खून भी आने लगा था। अगले ही पल निहाल ने भी उसे स्टेज से नीचे हल्के से गिरा दिया धक्का देकर और वो सभी स्टूडेंट्स के ऊपर जाकर गिर पड़ता है और अगले ही पल कुछ लड़कियों ने अपने जूते चप्पल निकाले और फिर प्रोफेसर को मारना शुरू कर दिया। उन्होंने प्रोफेसर को इतना ज़्यादा मारा था कि उसके कपड़े भी एकदम से फाड़ दिए थे और फिर उसकी पैंट भी निकाल दी थी और वो इस वक्त कच्चे में ही था। पूरा चेहरा एकदम से मारपीट की वजह से लाल हो गया था और उसके चेहरे से भी खून आने लगा था। बहुत ही ज़्यादा पीटने के बाद भी उन लड़कियों का गुस्सा अभी कम नहीं हुआ था। आखिर इतनी जल्दी गुस्सा कैसे कम हो जाता उन मासूम लड़कियों का? और फिर तभी निहाल बोलता है कि बस करो, बाकी का काम पुलिस खुद ही करेगी। लेकिन कोई भी पीछे नहीं हट रहा था। आखिरकार कुछ गार्ड आते हैं और फिर उन्होंने उन सभी लड़कियों को पीछे की तरफ ढकेला और फिर प्रोफेसर की तरफ देखा तो इस वक्त वो बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में मौजूद था। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर पुलिस भी आ गई थी। पुलिस ने प्रोफेसर की बाजू पकड़कर उसे गुस्से से उठाया और फिर हथकड़ी पहनाते हुए बोलता है कि प्रोफेसर बनने की आड़ में ये सब कुछ हो रहा था, हमें तो किसी को कुछ पता भी नहीं चला। चलो तुम्हें पुलिस बताएगी आपकी असली मज़ा क्या होता है। इतना कहकर उसे खींचते हुए वो वहाँ से लेकर जाने लगे। प्रोफेसर ने भी नज़र उठाकर किसी की तरफ नहीं देखा था। आज वो पूरी तरह से एकदम से ख़त्म हो गया था
और उसके जाते ही निहाल और शुभ दोनों ने ही उस लेडी प्रोफेसर की तरफ घूर कर देखा तो उसके दिल की धड़कनें तो एकदम से बढ़ी हुई थी। उसे नहीं पता था कि उसके साथ अब क्या होगा, लेकिन प्रोफेसर का हाल देखकर उसकी हालत भी बहुत ही ज़्यादा कांप गई थी और वो अंदर ही अंदर थरथराते हुए कांप रही थी। निहाल भी बहुत ही प्यार से और गुस्से से बोलता है कि यही सबके सामने बात करना है या फिर स्टाफ रूम में चल के बात करना है। लेडी प्रोफेसर ने भी अपना सलाइवा गटक कर बोला कि स्टाफ रूम में चलते हैं। वो दो ही कदम बढ़ी थी कि तभी शुभ ने भी उसकी बाजू पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और बोला कि लेकिन थप्पड़ तो तुमने सबके सामने मारा था ना तुमने सबके सामने थप्पड़। तो अब बताओ तुम्हारे चिट्ठे खोलने शुरू करें या फिर ना करें। लेडी प्रोफेसर भी उम्मीद भरी नजरों से शुभ की तरफ देख रही थी और निहाल की तरफ हाथ जोड़कर खड़ी हुई थी। शुभ बोलता है कि ऐसे मत देखो मुझे, मेरा दिल बहुत ही जल्दी पिघल जाता है। और तभी निहाल काफी ज्यादा गुस्से से बोलता है कि लेकिन मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं पिघलता है, क्योंकि मैं तुम्हारे जैसे लोगों के लिए अपने दिल में बिल्कुल भी दिल नहीं रखता हूँ। तुमने सबके सामने दिशा को थप्पड़ मारा था ना, तो फिर अब दिशा भी तुम्हें सबके सामने थप्पड़ मारेगी, समझी तुम। और हाँ, अगर तुमने जरा से भी आनाकानी की ना तो फिर थप्पड़ मैं मारूंगा तुम्हें, और फिर मेरा थप्पड़ शायद तुम झेल भी नहीं पाओगी। फीमेल प्रोफेसर हैरानी से शुभ और निहाल की तरफ देख रही थी तो निहाल बोलता है कि दिशा थप्पड़ मारो इसे अभी के अभी। तो दिशा भी बहुत ही हैरानी से उन दोनों की तरफ देख कर ना में अपनी गर्दन हिला देती है। तो शुभ बोलता है कि अरे याद करो ना यार, इसने भी तो तुम्हें थप्पड़ मारा था और फिर तुम्हारे थप्पड़ से कौन सा इसे चोट आएगी। लेकिन हाँ, सबके सामने जो इसने तुम्हारी इंसल्ट की थी ना, वो इंसल्ट ज़रूर हो जाएगी इसकी। जब सारे स्टूडेंट के सामने इनके गाल पर भी थप्पड़ लगेगा तो फिर इन्हें समझ में आ जाएगा कि किसी पर इल्ज़ाम लगाने से पहले उस कांड के तह तक पहुंचना चाहिए, उसके बाद ही किसी पर इल्ज़ाम लगाना चाहिए। और तभी निहाल बोलता है कि लेकिन हो सकता है कि इस कांड में ये भी शामिल हो यार, फिर क्या ही करेंगे। तो शुभ ने कहा कि हाँ, यही जो प्रोफेसर ने किया है ना वही करेंगे और क्या। लड़कियों को थोड़ी ना पता है कि जेंडर देखकर ही मारना है। अगर इसने कुछ गलत किया होगा तो फिर ये हसीन परियों इसे भी मारेंगी और क्या। इतना कहकर शुभ ने भी उन लड़कियों की तरफ देखा जिन्होंने अभी अभी प्रोफेसर की बैंड बजाई थी। शुभ बोलता है कि बताओ भाई, मारोगी ना तुम सब लोग इसे भी। तो सबने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर क्योंकि उनका गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। तो वहीं लेडी प्रोफेसर उनकी तो हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और अगले ही पल वो दिशा के सामने हाथ जोड़कर बोलती है कि माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो दिशा, मैं तुम्हारी प्रोफेसर हूँ ना, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आइंदा से कभी भी ऐसी हरकत नहीं करूँगी तुम्हारे साथ। गुरु तो माँ बाप के बराबर होता है ना। निहाल भी हाथ बांध कर बोलता है कि गलत प्रोफेसर हो तुम, लेकिन कहावत भी गलत ही बोल रही हो तुम। गुरु माँ बाप से भी बड़ा होता है, समझी तुम। लेकिन तुम्हारी तो हरकत बहुत ही ज़्यादा छोटी है। क्या सोचकर तुमने दिशा को थप्पड़ मारा था कि इसके आगे पीछे तो कोई है नहीं, तो ये क्या ही कर लेगी, क्या ही उखाड़ लेगी तुम्हारा। बहुत हाथ चलते हैं ना तुम्हारे हाथ, तो चलाओ चलाओ, अब अपने हाथ मुझ पर चला कर दिखाओ, चलाओ तो सही। लेडी प्रोफेसर की आंखों में एकदम से पानी आ गया था। अभी अभी जो कुछ भी उसने नज़ारा देखा था उसके चलते तो उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे ये सब उसके साथ भी हो जाएगा। काम तो उसने ऐसे ही किए थे, मार खाने वाले ही, कि उसके साथ ये सब कुछ हो जाना ही चाहिए था। उसने भी दिशा की मजबूरी का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा उठाया था। दिशा के आंसुओं को तो उसने पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था, जबकि वो बहुत ही अच्छे से जानती थी कि दिशा इस तरह की लड़की बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद भी उसने दिशा के साथ ऐसे बिहेव किया था, उसके बाद भी उसने दिशा को बहुत ही ज़्यादा सबके सामने इंसल्ट किया था, बल्कि सारा का सारा इल्ज़ाम भी दिशा पर ही लगा दिया था। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का आज का एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कल बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट आएगा।